Hello everyone, welcome to the Commerce Setup platform. This is Soumya here and I have qualified to be senior GRF with 99.29% in commerce. तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप देख लीजिए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा बता देती हूँ डिबेंचर्स होते क्या है। अगर आप कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले हैं अकाउंट्स को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। डिबेंचर्स का सीधा सीधा मतलब होता है लोन। ये तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि डिबेंचर्स का मतलब होता है लोन। ठीक है। सो डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। डिबेंचर बेटा एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक लिखित में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कागज है, एक पेपर है, एक सर्टिफिकेट है जो डेट को एक्नॉलेज करता है, मतलब कर्ज लेने के लिए या लोन लेने के लिए अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। इसके अंदर कंपनी की सील लगी होती है। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज रिगार्ड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन ऑफ द प्रिंसिपल। अब इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसी सर्टिफिकेट के अंदर सारे टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस सब लिखा रहता है कि इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा। ठीक है। रिडेम्पशन कैसे होगा? रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना, जो लोन आपने लिया था उसको वापस करना। कैसे कैसे करा जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। यानी सिंपल सी बात करें तो डिबेंचर्स के अंदर डिबेंचर स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकता है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज हो सकती है कंपनी की। साथ ही साथ इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कंपनी अपने एसेट्स गिरवी रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती एज अ सिक्योरिटी। भाई जब आप लोन लेते हो तो लोन लेते टाइम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी जाती है, नहीं रखते हो आप लोग? लोन लेते हो तो आप लोग नहीं रखते हो, अपने घर रखते हो, कोई ज्वेलरी रखता है। इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। तो ये 50-50 है, रख भी सकता है एज अ सिक्योरिटी और नहीं भी है। ठीक है। तो फीचर्स की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले है आपका बोरोड फंड्स। तो मैंने आपको बोला, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज करिए कंपनी है बेटा, उसको 10,000, 10,000 तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, उसको सपोज करिए 10 लाख की जरूरत है कंपनी को। कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स इश्यू करने शुरू कर देगी। डिबेंचर्स का मतलब पब्लिक से बोलेगी कि प्लीज, और इन्वेस्टर से बोलेगी कि प्लीज मुझे 10 लाख दे दो उधार पर। तो वो बोलेंगे कि हम आपको उधार पे तो दे देंगे, हमें क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा। तो वो कहेगी कंपनी कि आप हमें उधार पे 10 लाख रुपए दे दो, उसके बदले में हम आपको डिबेंचर्स दे देंगे और उस डिबेंचर्स पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता रहेगा। तो लोग कहेंगे भाई अच्छी बात है, आप ले लो उधार हमसे पैसे 10 लाख रुपए और हमें ब्याज मिलता रहेगा, हमारा फायदा, और आपको पैसों की जरूरत है तो आपका भी फायदा। तो ये डिबेंचर इश्यू किया जाता है, एक पेपर और सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं और बदले में आप उसको 10 लाख दे दो। सपोज करिए कंपनी ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगी, तो मैंने कहा कि चलो मैं 10 लाख आपको उधार दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बदले में क्या दे दिया? वो सर्टिफिकेट दे दिया डिबेंचर्स का, जिसपे लिखा हुआ है कि कंपनी ने इतना इतना पैसा मुझसे 10 लाख पे लिया है, उतना ब्याज रहेगा और इतने साल बाद वो मुझे वापस कर देंगे मेरा पैसा। ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट मैं रखूंगी बेटा, पैसे उनके पास चले जाएंगे, बदले में मुझे ब्याज मिलता रहेगा। अब आ गया समझ में डिबेंचर्स क्या होता है? इसलिए इसका सबसे पहला पॉइंट है बोरोड फंड्स। देखो बोरोड का मतलब ही होता है उधार लेना। जैसे कहते हैं क्या मैं आपकी बुक बोरो कर सकती हूँ, क्या मैं आपसे बुक उधार ले सकती हूँ, आपका पेन, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो वो बोरोड फंड होते हैं जो कि उधार लिया जाता है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बोला इसमें फिक्स्ड रहता है इंटरेस्ट रेट। जैसे कि अगर 10% लिखा हुआ है डिवेंचर्स जो सर्टिफिकेट है उस पर, तो 10% मिलेगा, 12% है तो 12%, एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं। ये नहीं होता कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपको ज्यादा दे देगी या कंपनी का लॉस हुआ तो आपको कम ब्याज मिलेगा, नहीं, वो फिक्स रहेगा। फिर आता है कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कंपनी के ऊपर पूरा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेरे को इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देते रहे। ये तो कंपलसरी आपको करना पड़ेगा, चाहे आप डूबे, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे आपको नुकसान हो, मुझे नहीं पता, मेरे को इंटरेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो कहीं से भी लाके मुझे इंटरेस्ट देंगे। फिर आता है बेटा सिक्योरिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी के तौर पर वो चाहें कि भाई अगर आपको कल को मैं आपको ब्याज ना दे पाऊं, कल को मैं बेटा आपके पैसे वापस ना कर पाऊं, कंपनी बोले मुझसे, तो बदले में वो ना अपने कुछ एसेट्स या कुछ प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रख देती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास हक होगा कि मैं उनकी प्रॉपर्टी एसेट्स बेचकर अपने पैसे वापस ले सकती हूँ। नहीं तो अब सपोज करिए बैंक से आप लोग लोन लेते हो, तो जब बैंक से आप लोग लोन देते हो, अगर मान लो आप ना दो, हम बताओ भाड़ में जाओ बैंक, बैंक को हम ना कुछ नहीं दे रहे, इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, ना हम बैंक का पैसा वापस कर रहे हैं, तो बैंक कहेंगे अच्छा अपना घर जो गिरवी रखा था, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो दे दो, वो बेच के वो पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए लोग गिरवी रखवाते हैं।
फिर है रिडेम्पशन। देखो रिडेम्पशन तो करना ही पड़ेगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस करना। भाई एक बार किसी का लोन लिया है तो उसका सूद समेत आपको वापस भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा लेके बैठ जाओगे कुछ टाइम बाद, 5 साल 10 साल 20 साल, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम लिखा रहेगा कि कितने साल के लिए लोन लिया है, तो उसका एज इट इज अमाउंट उसका वापस करना पड़ेगा। नो वोटिंग राइट। देखो इसका यही थोड़ा सा नुकसान है कि जैसे अब कंपनी ने मुझसे पैसे लिए थे, मेरे पास डिबेंचर्स है, लेकिन मेरे पास ना कोई अधिकार नहीं है कंपनी के ऊपर, मेरे पास वोटिंग राइट नहीं है, ना मैं डिसीजन ले सकती हूँ, ना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कंपनी का, कुछ भी नहीं कर सकती मैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। देखो जब बहुत सारे लोग पैसा देते हैं ना, अभी अकेले मैंने नहीं दिया है, सपोज करिए बहुत लोगों ने दिया है पैसा कंपनी को, तो इसके लिए एक ट्रस्टी को कंपनी अपॉइंट करती है ताकि वो सारा कुछ मेंटेन कर सके, इतने लोगों को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए। फिर आता है कन्वर्टिबिलिटी। देखो भाई डिबेंचर्स जो है एक टाइम के बाद शेयर्स में भी कन्वर्ट करे जा सकते हैं। याद रखना है सिर्फ डिबेंचर्स ही नहीं रहते, कभी कंपनी आपको मौका भी दे देगी, मुझसे बोलेगी कि एक काम करो, हम आपका पैसा आपको वापस नहीं दे रहे हैं, आप एक काम करो, आप शेयर्स खरीद लो हमारी कंपनी से और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए। अब आता है एडवांटेज। देखो एडवांटेज में सबसे पहली चीज यहाँ पर ये होती है, इट एनेबल्स अ कंपनी टू रेज फंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाती है बेटा ये, कि उनको कुछ टाइम के लिए पैसों की जरूरत होती है तो उनको आसानी से पैसा मिल जाता है इसके थ्रू। नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज डिबेंचर्स होल्डर्स डोंट possess वोटिंग राइट। देखो यहाँ पर फायदा ये भी रहता है कंपनी को कि उनकी कंपनी का मालिक सिर्फ एक ही रहेगा और कोई आके हक नहीं जमा सकता। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर के पास वोटिंग राइट ही नहीं होते, ना वो वोट कर सकते, ना वो पार्ट मीटिंग में बैठ सकते हैं, ना वो डिसीजन ले सकते हैं, ना वो उनके शेयर होल्डर बन सकते हैं, ना उनके पास कंट्रोल है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो अपना हक नहीं खोते हैं, उनका हक उन्हीं के पास रहेगा। सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हु सीक स्टडी आरओआई विद लिटिल और नो रिस्क। देखो ये जो डिबेंचर्स है ना, ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं कि बस हर महीने ब्याज आता रहे, हम उतने में खुश हैं, हमें ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी रहते हैं, डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स भी रहते हैं बेटा। इफ इट इज रिस्की, इफ अ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, एज डिबेंचर होल्डर्स कैन फाइल पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी। ये रिस्की होता है, अगर कंपनी सोचो ब्याज ना दे पाए, इंटरेस्ट ना दे पाए आपको, आपका पूरा पैसा भी आपको टाइम पे ना दे पाए, तो बेटा आपके पास यानी मेरे पास, डिबेंचर होल्डर्स के पास पूरा हक होता है कि मैं कोर्ट में जाकर फाइल करूं, और साथ ही साथ कंपनी को बंद करवाने का भी मेरे पास अधिकार है। देयर इज अ लिमिट टू विच फंड्स कैन बी रेज थ्रू डिबेंचर्स। देखो कुछ लिमिट होती है जितना आप उधार ले सकते हो, जैसे बैंक के पास होती है ना, आप बैंक के पास क्या करोड़ 10 करोड़ ले सकते हो? नहीं, एक लिमिट में ले सकते हो। हर क्लास के अकॉर्डिंग देते हैं कि भाई इतने आदमी है, फार्मर है, तो हम सिर्फ इसको 10,000 तक ही दे सकते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स होते हैं बेटा। लोन अगर आप ले रहे हो थ्रू डिबेंचर्स तो एक लिमिट होती है, ये नहीं कि आप जितना मन चाहे उतना ले लोगे, नहीं, एक लिमिट फिक्स करी जाती है। It is not suitable for a company with fluctuating earnings as it may also lead to fluctuation in payment of dividend payable to equity shareholders। देखो ये उन कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता डिबेंचर्स जिनकी कमाई जो है ना फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी तो एकदम से प्रॉफिट ले लिया, कभी तो एकदम से लॉस पे गिर गए, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, कमाई का कुछ कंफर्म ही नहीं है कि ये लोग लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं, कभी तो प्रॉफिट दिखा देते हैं, कभी लॉस आ जाता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कश्ती इधर उधर होती रहती है, कब डूब जाए कुछ पता नहीं है। तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बेटा अगर ऐसे फ्लक्चुएट होती रहेगी तो सारा का सारा ब्याज जो भी होगा, जितना भी थोड़ा बहुत उनके पास कमाई होगी, तो वो हमें दे देंगे, डिबेंचर्स होल्डर को दे देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए उनके पास कुछ बचेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फर्स्ट डिबेंचर्स, सेकेंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स विद फिक्स्ड कूपन रेट, डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग कूपन रेट एंड जीरो कूपन रेट बॉन्ड। तो ये आपके हैं कुछ टाइप्स जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, जिसे बोलते हैं मॉरिज या फिर आपका अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, सिक्योर्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, मॉर्गेज। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सिक्योर्ड और बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, debentures holders have the right to recover their principal amount with the unpaid amount of interest on such debentures out of the assets mortgaged by the company। देखो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जब आपके
इसके अंदर ना डिबेंचर सिक्योर होते हैं। मैम सिक्योर कैसे होते हैं? क्योंकि गिरवी रखा है कंपनी ने अपने कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स रखा हुआ है, हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि अगर कल को कंपनी हमें हमारे पैसे नहीं देती है, ब्याज नहीं देती है, तो हम जो है अपना पैसा उनकी संपत्ति बेचकर ले सकते हैं। जो भी उन्होंने मॉर्गेज की हुई थी, जो भी मॉर्गेज का मतलब जो भी उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखा हुआ था, उसे बेचकर हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सच डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट। देखो इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी कुछ भी नहीं रखती है, इसीलिए ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशंस। रिडेम्पशंस का मतलब वापस करना। तो रिडेमेबल डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर फिक्स पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर इज पेड ऑफ टू द डिबेंचर होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। Such debentures can be redeemed by annual drawings or by purchasing from open market. सिंपल सी भाषा में बात करें तो डिबेंचर्स ये वो वाले डिबेंचर्स होते हैं जिनको एक कुछ फिक्स पीरियड, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपका पूरा पैसा जितना लोन का लिया गया था, वो डिबेंचर्स जो है इशू किए गए थे, वो कुछ फिक्स पीरियड के लिए किए गए थे। जैसे कि 5 साल तक उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि आप 5 साल तक ब्याज लेते रहो, 5 साल के बाद जो है डिबेंचर आप हमें वापस कर देना, हम आपके पैसे दे देंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दिया जाता है जब एक्सपायर डेट आ जाती है। देखो यहाँ पर रिडीम करने के तरीके होते हैं जो मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। एक तो होता है एनुअल ड्रॉइंग्स और एक होता है परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, जो मैं आगे आगे सेशन होगा उसमें बताती हूँ। फिर है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, सच डिबेंचर्स आर पेड बैक ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन। देखो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स ये डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी कहती है जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी कंपनी की लाइफ चल रही है, तब तक हम आपको वापस नहीं करने वाले। यानी जब तक कंपनी चलती रहेगी, भूल जाइए कि आपको आपके पैसे वापस मिलने वाले हैं। ये डिबेंचर्स आपको जब भी वापस मिलेंगे, आपके पैसे जब भी वापस मिलते हैं जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है, या कंपनी जब बंद हो जाती है। जब वो बंद होगी यानी जब कंपनी की डेथ हो जाती है अगर हम बात करें, तो ही आपके पैसे वापस मिलेंगे और वो डिबेंचर्स वापस लेंगे आपसे। समझ आ गया? नहीं तो जब तक कंपनी चलती रहेगी ये वापस नहीं करने वाले। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। These are the debentures that are registered with the company. Amount of such debenture is payable only to those debentures holders whose name appears in the register of the company. देखो भाई ये वाले डिबेंचर्स वो होते हैं जिसपे कंपनी का ठप्पा लगा होता है, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, लीगल स्टैंप लगा हुआ होता है। जैसे आप लोग अपने घर का, अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराते हो, वैसे ही ये वाले डिबेंचर्स होते हैं जिनको रजिस्टर करती है कंपनी। यहाँ पर डिबेंचर्स होल्डर को तभी पैसे दिए जाते हैं, उसी को दिए जाएंगे बेटा जिसमें कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है, कंपनी की जो डायरी होती है, कंपनी का जो रजिस्टर होता है, जिसका नाम उस पर लिखा होगा बेटा, उसी को ही ये पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है बियरर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी। ये वो वाले डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी के रजिस्टर, कंपनी की डायरी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है, कोई नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल मियरली बाय डिलीवरी। यानी यहाँ पर ये वो वाले डिबेंचर्स है जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट होगा वो उसका मालिक होता है। जैसे रास्ते पे पड़ा हुआ नोट, अगर 500 का नोट पड़ा है तो जिसने भी उसे उठा लिया वो उसका मालिक। समझ रहे हो? ये चीज है। होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट। ये वाले जो डिबेंचर्स होते हैं इस पे लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। Debentures that can be converted into the shares of the company on the expiry of the pre-decided periods, and the term and condition of the conversion are generally announced at the time of issue of debentures. देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी बोलती है कि आप जो है इसको शेयर्स की तरह बदल दीजिए, एक काम करिए और आप क्या करिए, इसके सारे टर्म्स और कंडीशंस भी बदल जाएंगे। जब आपने शेयर्स खरीद लिए, वो डिबेंचर्स जो है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप डिबेंचर्स होल्डर की जगह बेटा आप शेयर होल्डर हो जाते हो, और शेयर होल्डर हो जाओगे तो सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे, यानी अब आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, ओनर बन जाते हो, आपका कंट्रोल हो जाता है कंपनी के ऊपर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको कंपनी कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगी शेयर्स के अंदर, याद रखिएगा। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। पहला है फर्स्ट डिबेंचर्स, दूसरा है सेकंड डिबेंचर्स। फर्स्ट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बिफोर अदर डिबेंचर्स। जैसे लाइन लगी होती है ना, लाइन, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में जो लेबर होते हैं, तो जब आप लेबर अपनी वेजेस लेने के लिए जाते हैं तो जो सबसे पहले आता है उसको दिया जाता है, फिर वो हट जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा हट के तीसरा आता है, जैसे लाइन में देते हैं ना सीक्वेंस में, वही चीज है। तो फर्स्ट डिबेंचर्स बेटा वो डिबेंचर्स होते हैं इनका पैसा इनको सबसे पहले वापस किया जाता है, और सेकंड डिबेंचर्स वो होते हैं जो फर्स्ट के बाद आते हैं, पहले फर्स्ट वाले को पे कर दिया फिर उसके बाद सेकंड को।
चलिए लास्ट है आपका फ्रॉम कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट ऑफ यू। इसके अंदर एक होता है कूपन रेट पॉइंट। कूपन रेट का मतलब होता है ब्याज का रेट, कंफ्यूज मत होना। इंटरेस्ट रेट जो भी मैंने बोला ना, आपने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दिया, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही चीज है यहाँ पर। यूजुअली डिबेंचर्स आर इशूड विद अ कूपन रेट, वही इंटरेस्ट तो मिलता ही है। एंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो भी कंपनी की डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होती है, सपोज करिए एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है साल के हिसाब से, सालाना मिलता है यानी एनुअली। दिस रेट में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट। देखो इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो फिक्स एक फ्लोटिंग। एक तो फिक्स रहेगा, पहले से बता दिया कि 10% मिलने वाला है आपको हर साल। एक दूसरा होता है फ्लोटिंग, ये बदलता रहता है बेटा मार्केट के हिसाब से, कभी आपको कम दे दिया, कभी आपको ज्यादा दे दिया, ठीक है। चलिए फिर आते हैं जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट बेटा वो कूपन रेट होते हैं दैट डज नॉट कैरी एनी रेट और स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट विद इटसेल्फ। इसके अंदर आपको ब्याज नहीं दिया जाता। अब मैम ब्याज नहीं देंगे तो हम क्यों किसी को पैसे दें, जब हमें ब्याज ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों किसी को लोन, क्योंकि 10 लाख रुपए दे, मैं तो नहीं देने वाली। तो ये बोलते हैं कि ये डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। डिस्काउंट पे कैसे इशू किए जाते हैं यहाँ समझो। सपोज करो बेटा मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, तो कंपनी मुझसे बोलेगी कि आपको हम डिबेंचर्स तो 10 लाख का ही देंगे, सर्टिफिकेट में तो 10 लाख ही लिखा रहेगा, और जब हम 5 साल बाद वापस करेंगे तो भी आपके पूरे पैसे 10 लाख ही दिया जाएगा, लेकिन अभी आप हमें 8 लाख दे दो, हम 8 लाख से काम चला लेंगे, 2 लाख का आपको डिस्काउंट दे दिया हमने, तो मेरे को 2 लाख का बेटा फायदा हो गया, तो फिर वो मुझे अलग से ब्याज क्यों देने वाले हैं। तो ये ब्याज भी समझ लो उसी में ही आ गया, 2 लाख में। तो इन मुझे साल में मुझे 2 लाख रुपए दे दिए हैं, तो फिर अब मुझे ब्याज लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे इंटरेस्ट नहीं देंगे अलग से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया है मुझे 2 लाख का। यानी सर्टिफिकेट पे तो 10 लाख का ही रहेगा, यानी वो जब मुझे वापस करेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे पैसे, तो 10 लाख ही करेंगे, लेकिन लिए कितने उन्होंने मुझसे, मैम 8 लाख लिए हैं बस आपसे, यानी 2 लाख का मुझे डिस्काउंट हो गया। तो बेटा जब 2 लाख का आपको डिस्काउंट दे दिया है तो यहाँ पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इसको जीरो कूपन रेट बोला जाता है। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, किस किस चीजों पे आप इश्यू कर सकते हो। एक तो इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम और इश्यू एट डिस्काउंट। याद रखना डिबेंचर इश्यू तो हम तीनों पे कर सकते हैं, लेकिन रिडेम्पशन तीनों पे नहीं कर सकते। यानी जब आप डिबेंचर्स दोगे तो आप पार पे भी कर सकते हो, यानी जितना पैसा था उतने के बराबर फेस वैल्यू के। प्रीमियम पे भी कर सकते हो, जितना इश्यू प्राइस था उससे, इश्यू प्राइस ज्यादा है आपके फेस वैल्यू से, सब सपोज करिए 100 रुपए का था आपका डिबेंचर्स, आपने 110 में करा है। आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हो बेटा, सोचो आपकी शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए थी, तो जैसा कि इश्यू डिस्काउंट पे भी आप कर सकते हो। सपोज करिए 100 के शेयर्स है और 90 रुपीज में आपने बेच दिए। इशू तो आप पार पे भी कर सकते हो बेटा, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, कोई इस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। देखो फुल सब्सक्रिप्शन जब होता है जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने जितने भी इश्यू करे उतने लोगों ने अप्लाई कर दिए, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन जब होता है जब नंबर ऑफ डिबेंचर जितने आपने इश्यू करे हैं उससे कम लोगों ने अप्लाई किए। और ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है जब डिबेंचर्स आपने इश्यू करे उससे ज्यादा लोगों ने कर दिए। सपोज करिए 100 डिबेंचर्स आपने इश्यू किए थे, 100 के 100 लोगों ने आपके ले लिए डिबेंचर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे 100 इश्यू करे तो आपके 80 लोगों ने करे। ओवर सब्सक्रिप्शन है जैसे 100 डिबेंचर्स आपने इश्यू करे तो 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया। आ गया समझ में तीनों कंडीशंस। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो आपको समझना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। Debentures are said to be issued at premium when these are issued at value which is more than their nominal value। जब आप डिबेंचर्स अपनी वैल्यू से ज्यादा इश्यू भी कर देते हो, जैसे 100 की चीज थी 110 में बेच दी आपने, तो जो 10 रुपए बेटा एक्सेस आ रहा है, अब आपको लर्न क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट है वो आपका जाएगा credited to the security premium reserve account and shown in the equity and liabilities part of the balance sheet as reserve and surplus under shareholders funds। सिंपल सी बात है, 100 रुपए के डिवेंचर्स थे आपने 110 में बेच दिया, और जो 100 रुपए का आपको फायदा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जो 100 रुपए का प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वो आपको कहाँ पे क्या करना है, तो मैम वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना है, याद रखना। क्योंकि जो प्रीमियम होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का वो कैपिटल रिसीट होता है, इसीलिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है, शेयर होल्डर फंड्स के नीचे। इसको लिख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन यही से बनता है। जैसे इसका आपको देख सकते हो यहाँ पर, आपका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। डिवेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट हो जाता है, डिवेंचर्स अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट।
When debentures are issued at less than their nominal value, they are said to be issued a discount. जैसे भाई 100 का डिबेंचर्स था, 100 का आपने 90 पे कर दिया. It is important to note that Companies Act has not put any restrictions on the maximum limit of discount. However, there should be provision for issue of such debentures in the company article of association of the company. सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपनी ये बोलती है कि कोई भी लिमिट नहीं है आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना चाहे उतना डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, जितना चाहे उतना डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, कंपनी की एक्ट ये बोल रही है. ठीक है, याद रखिएगा. अब बात करते हैं रिडेम्पशन की. देखो बेटा, जब पैसा वापस किया जाता है, रिडेम्पशन किया जाता है, तो आप या तो पार पे कर सकते हो, यानी बराबर पे 10 लाख लिए थे 10 लाख वापस कर दिए, या तो फिर आप प्रीमियम पे दो. प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा. 10 लाख दिए थे मैंने, तो 10 लाख की जगह मुझे 11 लाख मिल गया, ये होता है प्रीमियम. प्रीमियम कभी भी जब रिडिम्पशन करते हैं ना बेटा, जब वापस करते हैं, तो कभी भी कम पैसे पे नहीं दिया जाता. अब सोचो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे उनको, तो ऐसा थोड़ी ना वो मुझे 9 लाख लौटाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है. इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर रिडेम्पशन अलाउड नहीं है. ये पॉइंट रट लीजिए या याद कर लीजिए. Redemption of debentures mean repayment of the amount of debentures to the debentures holder or the discharge of liability on the account of debentures. देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है डिबेंचर्स का पैसा वापस कर देना डिबेंचर्स होल्डर को और अपने कर्ज से छुटकारा पा लेना. Company is authorized by its article of association and the terms of issue and redeem the debentures before the due date in prospectus. कंपनी के पास पूरा अधिकार होता है बेटा कि वो ड्यू डेट से पहले भी अपना कर्जा खत्म कर सकती है, अगर उसके प्रोस्पेक्टस में ये चीज मेंशन है तो. अब कुछ कंडीशंस होती है रिडेम्पशन की जो आपको याद रखनी है. सबसे पहला है टाइम. डिबेंचर्स आर नॉर्मली रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट. वैसे तो डिबेंचर्स टाइम पे ही दिए जाते हैं, बट एट व्हाट टाइम मनी विल बी पेड बैक, और कौन सी किस तरीके से किया जाएगा ये आपको यहाँ चार्ट के थ्रू पता चलेगा. सबसे पहला है पेमेंट इन लंप सम, यानी आपको पेमेंट करना है पूरे के पूरा इकट्ठा पैसा वापस. 10 लाख लिए थे, 10 लाख के 10 लाख एक बार में वापस कर दो. दूसरा है एनुअल ड्रॉइंग और ड्रॉ बाय लॉट्स. दूसरा तरीका होता है बेटा टुकड़ों में देना. जैसे हर साल 5-5 लाख, एक काम करो हर साल 3-3 लाख ले लेना, अगले साल 3 लाख, अगले 3 साल 3 साल, ऐसे ऐसे करके आप पूरे ले लो, टुकड़ों में देना. फिर होता है यहाँ पे दो तरीके भी होते हैं बेटा. होता है कर्जा खत्म करना, मैंने बोला ना ड्यू डेट से पहले आप खत्म कर सकते हो टाइम, लेकिन दो तरीके और होते हैं खत्म करने के. पहला होता है परचेज इन ओपन मार्केट, यानी अपने डिबेंचर्स खुद खरीद लेना. मैंने अपने डिबेंचर्स कैसे खरीद सकते हैं? सपोज करिए मेरे पास डिबेंचर्स थे उसके, ठीक है, डिबेंचर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, कंपनी जो है वो बायर बन जाएगी, खरीदार बन जाएगी, और मेरे से नाम मांगकर जाएगी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, दलाल ढूंढेगी, ब्रोकर ढूंढेगी, और उससे कहेगी कि मुझे सौम्या के शेयर्स चाहिए, क्योंकि उसे पता है सौम्या के शेयर्स मेरे पास, मेरे शेयर्स सौम्या के पास है. तो वो कहेगी आप जाइए सौम्या से बात करिए. वो मेरे से बात करेगा, कहेगा मैम आपको डिस्काउंट में बिचवा देंगे, आपका अच्छे में बिकवा देंगे. तो मैंने दे दिया और उसने खरीद लिया, तो अब यानी मेरे से तो कैंसिल हो गया, उसने अपना खुद का डिबेंचर्स खुद खरीद लिया. अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको इमीडिएट कैंसिल कर दे. कैंसिल का मतलब हम फाड़ दे उस कागज को, खत्म, सब कुछ, बेचारा कर्ज से पहले ही छुटकारा. दूसरा तरीका होता है उसको बचा के रखे ताकि आगे इन्वेस्ट कर सके, दोबारा से भी तो काम आ सकते हैं वो डिबेंचर्स, किसी और को भी तो इश्यू करे जा सकते हैं आगे चल के. तो ये दो तरीके होते हैं. फिर होता है कन्वर्जन इन शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स. या तो शेयर्स को बेटा क्या करना है बेटा, यहाँ पे शेयर्स को बदल लेना. कंपनी इज एंटाइटल्ड टू परचेज, सॉरी, अ कंपनी में इश्यू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिविंग ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू एक्सचेंज द डिबेंचर्स फॉर इक्विटी शेयर्स. तो कंपनी जो है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू करती है, तो उसमें उसको उनके पास हक होता है कि एक टाइम के बाद वो बोलेंगे कि आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में बदल लो. आ गया समझ में? लमसम पेमेंट इकट्ठा कर देना, इकट्ठे पैसे दे देना आपके वापस. एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में दे देना. कन्वर्जन इन शेयर्स में बदल देना. और परचेज इन ओन मार्केट, अपने खुद के पैसे खुद, अपने खुद के डिबेंचर्स खुद खरीद लेना. चलिए फिर आता है अमाउंट. बेटा अमाउंट कैसे पे किया जाएगा? द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन द सेम वे, बट डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट. पैसा आप पूरा वापस कर सकते हो तो पूरा का पूरा, या तो आप बढ़कर दे सकते हो प्रीमियम पे, लेकिन डिस्काउंट पे आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है. फिर आता है बेटा मोड. हाउ द कंपनी विल पे. कंपनी पैसे कैसे पे करेगी मुझे? तो इसके तरीके होते हैं, या तो कैश के थ्रू कर सकती है बेटा, या चेक के थ्रू कर सकती है, या उसके बदले में मुझे नए शेयर्स इश्यू कर सकती है. तो ये तरीका होता है मोड में. फिर आता है सोर्सेस. सोर्सेस का मतलब कि अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा मुझे पे करने के लिए. कंपनी के पास कहाँ से पैसा आएगा मुझे पे करने के लिए. तो इसके तरीके होते हैं. डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट. इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल मींस नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट विल रिड्यूस कैश एंड लायबिलिटी ओनली. एंड इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट मींस द सेम अमाउंट विल बी अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. देखो इसके दो तरीके होते हैं.
एक होता है रिडेम्पशन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं बेटा, तो डिबेंचर्स वापस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कैपिटल फंड से दो। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड का मतलब होता है जहां से आपने नए पैसे जुटाए हो। कंपनी क्या करती है, फिर से नए शेयर्स इश्यू करती है या नए डिबेंचर्स इश्यू करती है मार्केट में, और पैसा इकट्ठा कर लेती है लोगों से, नए नए लोगों से। फिर से वही काम करती है, डिबेंचर इश्यू करेगी, डिबेंचर्स बेचेगी, अपने शेयर्स बेचेगी और बदले में खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। तो वो जो पैसा आएगा उसे फिर क्या करती है, उससे हमारा जो लोन है, हमारा डिबेंचर्स है, वो वापस कर देती है। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता, कैश एंड लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा बस। लेकिन दूसरा तरीका होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से देना। जो वो कंपनी मुनाफा कमा रही थी बेटा, जो कंपनी मुनाफे कमाती है उसमें से निकाल के दे दो। एक चीज और होती है डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, गुल्लक होता है बेटा, डीआरआर। इसमें क्या करते हैं ये लोग, हर महीने हर साल कुछ पैसा उसके अंदर डालते रहते हैं, उस गुल्लक में, जिसे बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। वो गुल्लक बनाया इसीलिए जाता है कि जिनके पैसे हमें वापस देने हैं तो उनमें से हम उस गुल्लक को तोड़ के उसमें से वापस, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, गुल्लक बनाते हैं, बहन की शादी का गुल्लक, नौकरी का गुल्लक। तो ऐसे ही बनाया जाता है, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व का एक गुल्लक बनाया जाता है, जिसके अंदर वो लोग हर महीने हर साल पैसा डालते हैं, ताकि बाद में जब पैसा वापस करना पड़े तो उस गुल्लक को तोड़ के उसमें से वापस किया जाए। तो याद आ गया आप लोगों को, आउट ऑफ कैपिटल नए शेयर्स इश्यू कर करके पैसा इकट्ठा करके दे देना, प्रॉफिट में से देना, या फिर डीआरआर में से देना। तो ये सोर्सेस होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। सारे थ्योरेटिकल मैंने इसलिए करा दिए हैं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए मार्केटिंग पूरा लेके आने वाली हूँ, एक ही सेशन में खत्म कर दूंगी पूरा मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।